हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में न्यू स्टोन एज यानी कि न्यूलिथिक एरा के बारे में काफ़ी कुछ जाना था। अब इसकी कुछ इंडिया स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में जानते हैं। अगर मैं इंडिया को ना इंक्लूड करूँ 1 मिनट के लिए, तो बताओ ज़रा न्यूलिथिक जो एज है वो और कौन कौन सी कंट्री में देखने को मिलेगी। मुझे रीजन बताओ ज़रा वर्ल्ड में और कहाँ देखने को मिलेगी। और साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया शायद भूल गए। ईस्ट एशिया, ठीक है। यहाँ पर देखो, बताया था ना मैंने, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुर्जा होम की। बुर्जा होम वन ऑफ द फेवरेट टर्म है यूपीएससी का। रिसेंटली इसने साल 2022 में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, बुर्जा होम के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाने वाली साइट है। अब क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है तो यूनिक है ये साइट अपने आप में, क्योंकि टॉप बिल्कुल एकदम नॉर्दर्न मोस्ट साइट अगर कोई मिलती है तो वो जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। तो जैसे याद है सौगंधा, हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कल्हान ने लिखा था कि वहाँ की जो डायनेस्टीज होती थी, है ना, तो वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। याद है कल्हान? नाम सुना होगा आपने। कल्हान ने कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखा था, है ना। तो इकलौता इंपॉर्टेंट सोर्स है वो, अगर हमें, है ना, कि अगर हमें कश्मीर की डायनेस्टी हिस्ट्री के बारे में जानना है तो उसी पे हम रिलाई कर सकते हैं। तो खैर छोड़ो, लेकिन हम पहले बुर्जा होम की बात करते हैं। यहाँ पर हमें हर एक साइड पे हम ये देखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइड पे मिला क्या क्या है। यहाँ पर हमें एक यूनिक रेक्टेंगुलर चॉपर मिला है, ठीक है। ये टूल आपको मिलेगा नहीं गूगल इमेजेस पे, मैंने कहीं और इसको देखा था। मैं नेक्स्ट टाइम इसको सर्च करूँगा तो आपको बताऊँगा, किसी साइट पर जाकर मैंने इसको देखा था। कुछ नहीं है, मतलब वो टूटा फूटा ही है वैसे, कि एक तरीके से पत्थर की चीज़ है। तो चॉपिंग के जो काम आता है बेसिकली, वो एक चॉपर मिला था यहाँ से, रेक्टेंगुलर शेप का था कुछ ऐसे, ठीक है। उसके बाद जो भी लोग गाड़े गए हैं, जो ग्रेवयार्ड्स मिली हैं, उनके उनके साथ ना कुत्ते भी गाड़े गए हैं। और वो पालतू कुत्ते हैं, डोमेस्टिक डॉग्स जो हैं, दे वर बरीड विद देयर मास्टर्स इन द ग्रेव्स। ये चीज़ क्या शो करता है? एक तो लाइफ आफ्टर डेथ में, ठीक है, कि अगले जन्म में भी मतलब ये इनके एक वफादार साथी के तौर पर पैदा हों। दूसरी चीज़ क्या, कि जो एक इंसान अपने जीवन काल में जिस भी चीज़ों के साथ, जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ, या जिन भी मतलब लिविंग बींग के साथ जो रह रहा था, उसके मरने के बाद और बाद में उन लिविंग बींग से मरने के बाद उसको उसी के साथ दफना दिया जाए श्रद्धांजलि के तौर पर। और जाहिर सी बात है ना श्रेया, गौरव, अगर कुत्ते की वफादारी अगर जीते जी अगर अपने मास्टर के साथ रही हो, तो जब मास्टर अगर मर गया तो चलो उसकी ग्रेवयार्ड बना दी, ठीक है, उसको गाड़ दिया गया है। फिर कुत्ते के मरने के बाद उसी मास्टर के साथ उसको रखना ज़्यादा बेटर है ना। तो बस वही चीज़ है। उसके बाद गुफकराल, ये साइड भी जम्मू एंड कश्मीर में मिली है। इट इज़ फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग।
याद है ना, पिट मतलब जो एक तरीके से ज़मीन खोद कर जो घर बनते थे। बड़े सारे स्टोन टूल्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, और घर के अंदर ही ग्रेवयार्ड मिले हैं। एक घर मिला है, उसी के अंदर ग्रेवयार्ड है। यानी कि दफन कहीं और किसी दूसरी जगह पर थोड़ी दूर जाकर नहीं करा गया, घर के अंदर ही जो है दफन करा गया। ओके। उसके बाद कर्नाटका के अंदर कुछ साइट्स हैं, मस्की, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल एंड तकलकोटा। ये 4 साइट है कर्नाटका में। इन चारों में क्या कॉमन है, यहाँ पर हमें कैटल हर्डिंग के प्रूफ मिले हैं। गाय भैंस भेड़ बकरियों को चरवाने लेकर जाते थे यहाँ के लोग, उसके प्रूफ मिले हमें। उसके बाद बूदीहल, ये भी कर्नाटका की साइट है। यहाँ पर हमें प्रूफ मिला है कि पूरी की पूरी जो विलेज कम्युनिटी यहाँ पर रहती थी, कभी कभार वो कॉमन तरीके से अपना खाना प्रिपेयर करती थी, जिसको हम लोग एक फीस्ट सेरेमनी भी कह सकते हैं, कुछ पार्टी टाइप कि इंपॉर्टेंट ओकेजन पे ये लोग साथ में खाना बनाते थे। अब जाहिर सी बात है, इसके लिए बड़े सारे वेसल्स वगैरह मिले होंगे जिनके अंदर फूड के ट्रेसेस मिले होंगे, और वो एक ही जगह पर बड़े सारे ऐसे फूड वेसल्स मिले होंगे, तो ये चीज़ शो करती है। उसके बाद बिहार के अंदर चिरांद, यहां पर बोन इंप्लीमेंट्स मिले हैं विच वर मेड ऑफ एंटलर्स, हॉर्न्स ऑफ डियर। ये इसको एंटलर कहा जाता है। कई लोगों के घर में भी ये ना एक दीवार पर ये टंगे रहते हैं, अगर आपने कभी देखा हो, नोटिस करा हो। जैसे कई लोग क्या करते हैं गौरव, कुछ लोग तलवार रखते हैं, बंदूक रखते हैं, कई लोग ये भी सींग भी टांगे रहते हैं घरों में, ड्राइंग रूम में। ठीक है, ये एंटलर होते हैं। ओके, हॉर्न्स ऑफ अ डियर। तो हमें इन एंटलर से जो बोन इम्प्लीमेंट्स जो हैं वो मिले हैं यहाँ पर चिरांद बिहार में। उसके बाद बेलन वैली, जो कि विंध्यास रीजन के नर्दर्न साइड पे लोकेटेड है, और नर्मदा वैली के मिडिल पार्ट पर। यहाँ पर हमें क्या मिला है बेलन वैली में और नर्मदा वैली में, यहाँ पर हमें तीनों की तीनों स्टोन एजेस के सीक्वेंस देखने को मिले हैं। और सिर्फ तीनों के तीनों स्टोन एजेस के सीक्वेंस नहीं, पैलियोलिथिक एज भी जो अलग अलग एरा में डिवाइड होती है ना श्रेया, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, तीनों फेजेस पैलियोलिथिक एज के। उसके बाद मीजोलिथिक एज भी यहीं मिली है और नियोलिथिक एज भी यहीं मिली है। सीक्वेंस में हमें ये तीनों स्टोन एज यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर आपसे कोई पूछे ओनली साइड जहाँ पर आपको तीनों स्टोन एजेस के सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, वैसे तो आप पूरी की पूरी लिस्टिंग जब प्रिपेयर करोगे तो आपको और भी साइड मिल जाएंगी अभी, जो कि हमने मैप देखा पैलियोलिथिक का, मीजोलिथिक का, नियोलिथिक का। तो यहाँ पर नियोलिथिक का मैप अभी आएगा। तो यहाँ पर आपको जब आप नोट्स प्रिपेयर करोगे तो कॉमन साइट्स आपको मिल जाएगी कुछ कुछ, लेकिन फिर भी अभी के लिए आपने क्या जाना, एक तो बेलन वैली वाला हिस्सा मतलब विंध्यास रीजन का, और नर्मदा वैली वाला हिस्सा। ठीक है, उसके बाद बेलन वैली में ही एक साइट है कोलदिवा। ये बेसिकली रिवील करता है 3-fold कल्चरल सीक्वेंस ऑफ न्यूलिथिक, चैल्कोलिथिक एंड आयरन एज। मतलब यहां पर आपको जैसे बेलन वैली और नर्मदा वैली में पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक सीक्वेंस में देखने को मिल रहे थे ना, मतलब तीनों एजेस मिल जाएंगे आपको यहाँ पर कोलदिवा में आपको उसके बाद की कॉन्टिन्यूशन देखने को मिलती है। अगेन 3 फेजेस फिर से, जो कि बाद में चलते हैं। नियोलिथिक फेज, जैसे अगला आप हमारा टॉपिक देखो, नियोलिथिक के बाद क्या लिखा है यहाँ पर,
चैल्कोलिथिक लिखा है ना। नियोलिथिक कब तक था? जर्नली वैसे तो 6000, किसी किसी जगह पर 1000 भी है ना। अगर हम 6000 को पकड़ लें एक बार के लिए, याद है ना 8000 टू 6000, उसके बाद 3000 से लेकर 500 BC तक ये चैल्कोलिथिक फेज है। और चैल्कोलिथिक फेज के बाद आपका कौन सा फेज आता है? नहीं नहीं, वो तो साथ ही चल रहा था, ठीक है। उसके बाद आयरन एज आता है आपका, ठीक है। तो अब ये देखो, कोलदिवा बेलिन वैली में जो कोलदिवा है वहां पर आपको न्यूलिथिक फेज देखने को मिलेगा, फिर चैल्कोलिथिक फेज और फिर आयरन एज। यानी कि क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं, ये 3rd सेंचुरी बीसी से होता हुआ, बीसी से होता हुआ ये 6th सेंचुरी बीसी तक फैला हुआ था, क्योंकि आयरन एज तो यही है। बताओ, ठीक है। मतलब एक तरीके से एक रेंज तो मतलब मैं कह ही सकता हूँ ना, 6th सेंचुरी बीसी तक तो कह ही सकता हूँ ना आयरन एज, क्योंकि यहां तक है। उसके बाद ये नंबर याद रखना, नंबर नहीं मतलब ये तीन 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 के पेयर याद रखना। बेलन वैली प्लस नर्मदा वैली, उन दोनों के कॉम्बिनेशन में कहा गया है कि यहाँ पर आपको पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक, न्यूलिथिक देखने को मिलेगा। नियोलिथिक के बाद अगर आपको सीक्वेंस जाननी है तो वो बेलन वैली में ही दूसरी एक साइड है कोलदिवा, वहां पर आपको नियोलिथिक, फिर चैल्कोलिथिक और आयरन एज देखने को मिलेगी। उसके बाद बेलन वैली में ही एक और साइड चोपानी मांडो, इसको कहते हैं चोपानी मांडो। यहां पर आपको अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ पॉटरी। अब ऐसा नहीं था कि मतलब सिर्फ यही पहली बार पॉटरी यूज हुई, वन ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं, क्योंकि इससे पहले तो याद है श्रेया, मेसोलिथिक एज में भी पॉटरी के एविडेंसेस हमें मिले दो साइड्स पे। उसके बाद मेहरगढ़, इसको जो कि पाकिस्तान का प्रोविंस है, इसको ब्रेड बास्केट बोला जाता है बलूचिस्तान का, ठीक है। इसके बारे में कुछ बातें, ये अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट है, याद है ना हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में मिलने वाली न्यूलिथिक साइट और अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट है ये, है ना। हाँ नहीं, मीजोलिथिक में भी था, नहीं ये न्यूलिथिक मतलब इन द सेंस कि न्यू स्टोन एज में, विद रिस्पेक्ट टू न्यू स्टोन एज जहां पर पॉलिश टूल्स मिले, तो न्यूलिथिक में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में सबसे पहला कल्चर इवॉल्व हुआ, तो उसके अंदर मेहरगढ़ फेमस, लास्ट में जाके नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो उसमें ये बोल रहा है कि उस रिस्पेक्ट में बोल रहा है बेसिकली कि अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट है ये, ठीक है। मतलब सारी न्यूलिथिक साइट में से अर्लीस्ट है, सबसे पहली। यहाँ पर हमें एविडेंसेस मिलते हैं कुछ ऐसे घरों के जिनको बनाए गए थे सन ड्राइड ब्रिक्स की मदद से। सन ड्राइड ब्रिक्स कुछ नहीं होता, आपने एक मिट्टी ली, ठीक है, आपने एक मिट्टी ली, उसमें आपने पानी डाला, उसके बाद आपने ये ईंटें बनाई रेक्टेंगुलर शेप की, ठीक है। अब आपने करा क्या, इसको बेक नहीं करा, इसको जलाया नहीं आग की भट्टी में जाकर, आपने सूरज की गर्मी के नीचे इसको सुखाने रख दिया। उन ईंटों को कहते हैं हम लोग सन ड्राइड ब्रिक्स। ईंटें बनी और बाहर धूप में इसको कड़क होने दिया जा रहा है, कुछ दिनों तक इसको भारी रखा रखा रहने दिया जाएगा। ये है सन ड्राइड ब्रिक्स। कुछ ऐसे जैसा कि अभी आप देख रहे हो गीली गीली मिट्टी से ये होकर बना है, और जैसे पीछे इसके देख रहे हो ये धूप में रहते रहते कुछ दिन तक रखते रखते ये सूख गई, कड़क हो गई, ऐसे इसको भी कड़क होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और बेकेड ब्रिक्स में क्या करा जाता है, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो
ब्रिक्स किन होते हैं, वहां पर आग की भट्टी में जाकर इसको रखा जाता है, इन ईंटों को। ब्रिक्स किन यूपी में, पंजाब के रास्ते में, एमपी के रास्ते में, बड़ी सारी जगह में ये देखे होंगे ना आपने श्रेया, आग की भट्टी, जैसे ये धुआं निकलता है ऐसे स्ट्रक्चर में से आग की भट्टियाँ होती हैं, है ना। आसपास बड़ी सारी जो आपने औरतें लेबर देखे होंगे जो कि इस प्रकार के, हमारे घरों में भी ये जो दीवारों में जो ईंटें हैं वो यही हैं। जिस रूम में आप और मैं बैठे हैं उनमें भी अगर इन दीवार को तोड़ोगे तो अंदर से ये वाली ईंटें निकलेंगी। ये ज़्यादा मजबूत होती हैं, है ना। ये लाल भी एक्चुअली इसलिए हो जाती है हीटिंग की वजह से। लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, ये बेकेड ब्रिक्स के बारे में या ब्रिक्स किन के बारे में बात नहीं कर रहे। वो हड़प्पा की पहचान थी। हड़प्पा में दोनों तरह की, हालांकि हमें क्या कहते हैं, ईंटें देखने को मिली हैं। जो घर देखने को मिले वो दोनों प्रकार की ईंटों से देखने को मिले हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिलहाल मेहरगढ़ की। यहाँ पर घर जो मिले हैं हमें वो ऐसी ईंटों से मिले हुए बने हैं जो कि सन ड्राइड ब्रिक्स से बने हुए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें एविडेंस मिलता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ले एंड कॉटन, ठीक है। वीट, बार्ले एंड कॉटन। उसके बाद जस्ट सी साइंटिफिक टेम्परामेंट देखो। अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेंटिस्ट्री, टूथ की, ह्यूमन टूथ की, दांतों की ड्रिलिंग देखने को मिली है हमें। अब नॉर्मल प्रकार से सिर्फ दांत नहीं मिले हैं, वो उखाड़े गए दांत मिले हैं। ये फैक्ट कहीं है मेहरगढ़ के बारे में श्रेया, दूर दूर तक किसी भी बुक में? तो देखो, इसने तो चरक संहिता, आयुर्वेद और सुश्रुत संहिता को भी फेल कर दिया। मैं तो यही सोच के खुश था अपने नोट्स में कि सुश्रुत संहिता जो थी वो पहली सर्जरी वाली साइंस थी, ये थी, इससे पुरानी कोई नहीं है। क्या है मेरे, कितने बढ़िया हैं मेरे नोट्स। ठीक है, मेहरगढ़ बाकी था। अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेंटिस्ट्री, ड्रिलिंग ऑफ ह्यूमन टूथ, ठीक है। ऐसे फैक्ट्स को जाना करो, मतलब सवाल जवाब करने में एक दूसरे से काम आते हैं, ठीक है। और कुल मिलाकर बेइज्जती करने में मजे आते हैं मेरे सामने वाले की। तो फिर कोलदिवा एंड महागारा, ये इलाहाबाद के थोड़ा सा दक्षिण में जाओगे, साउथ में जाओगे तो आपको ये दो साइड्स देखने को मिलेंगी, कोहलदिवा एंड महागारा। यहां पर आपको बेसिकली क्या है, जो सर्कुलर हर्ट्स है ना, ये सर्कुलर हर्ट हो गई। दे हैव मेनी स्ट्रेटा ऑफ सर्कुलर हर्ट्स अलॉन्ग विथ क्रूड हैंडमेड पॉटरी। एक तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रफ वे में बनी हुई एक हैंडमेड पॉटरी मिली है, ठीक है। उसके बाद मैनी स्ट्रेटा ऑफ सर्कुलर हर्ट्स। अब स्ट्रेटा का मतलब बेसिकली क्या होता है, लेयर। तो ये कुल मिलाकर, जैसे मतलब मान लो, याद है मैं आपको बता रहा था ये जो पुराने, ये जो घर थे ये रीड से, या जिसको स्ट्रॉ कह लो या मड कह लो, उससे बने थे। तो यहाँ पर बेसिकली आप ऐसा मान लो कि जैसे मतलब मान लो कि एक तीली की लेयर बिछाई गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इसको बोला जाता है स्ट्रैटा ऑफ सर्कुलर हर्ट, ठीक है। ऐसे करते करते इसकी छत प्रिपेयर होगी। ऑल्सो यहाँ पर एविडेंस देखने को मिले हमें चावल के। दिस इज द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अर्लीस्ट एविडेंस के चावल की खेती होती थी, वो हमें इन दो साइट्स पे मिली है नियोलिथिक एज में। पैडी कल्टीवेशन, ये चावल की जगह कल को यूपीएससी पैडी भी मेंशन कर सकता है ना श्रेया। और यहां पर क्यों पॉसिबल होगा पैडी, बारिश ठीक है, लेकिन रिवर फ्लो है ना। गंगा ने कोई अपना क्या फ्लो थोड़ी ना चेंज कर लिया होगा,
ये इलाहाबाद की बात हो रही है, यूपी की, है ना। और गंगा स्नाइपर होगी कि नहीं होगी, कि बाद में आई है। ठीक है, एकदम से किसी ने नल की टूटी खोली उसके बाद निकली गंगा। नहीं, उसके बाद मैं आपको एक, इसको कहते हैं श्रेया, गौरव, स्ट्रेटा ऑफ सर्कुलर हट्स, देख रहे हो, लेयर 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 लेयर, ठीक है, ये होता है। और मड के साथ ये, डन। इसको कैसा टूल कहोगे श्रेया, क्या है ये, क्या बात है, कौन कहता है हमारी श्रेया ट्राइबल नहीं बन सकती। उसके बाद तमिलनाडु के अंदर एक साइट है पयमपली, आंध्र प्रदेश के अंदर 3 साइट, उतनूर, नगरजुना कोंडा एंड बूदीहल, पंजाब के अंदर अमरी, कोट दीजी इन सिंध पंजाब, मेघालय के अंदर गारो हिल्स, और तक्षशिला के पास एक पोर्टवर प्लेट्यू है, वहां पर सराई खोला। इन सभी साइट्स में, इन सभी स्टेट्स में, ये जो रिस्पेक्टिव साइट्स है वो गिवन है। ये बोल रहा है, क्या बात है, देख रहे हो क्या, दीज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट साइट्स इन दीज कंसर्न स्टेट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स है। कुल मिलाकर यहाँ पर कुछ मिला नहीं, अच्छी बात है, हमारी तो मेहनत ही बच रही है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको, जितनी मैंने मार्क कर रखी हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज 9, ठीक है। और यहाँ पर 9 भी नहीं है एक्चुअली, ये वैली वैली और इन सबको मिलाकर भी यार अलग से नाम दिया जा सकता है यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। जैसे आप इलाहाबाद में देख रहे हो, 2 साइड तो यहीं पर है, कोलदीवा महागारा, है ना। फिर बेलन वैली, नर्मदा वैली, विंध्यास रीजन, कुछ भी दे सकता है यूपीएससी। ये साइट्स लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर पयमपली, आंध्र प्रदेश के अंदर उतनूर, आगे जाकर आप पढ़ोगे कि उतनूर इंस्क्रिप्शन भी थे, नागार्जुना कोंडा वेरी फेमस साइट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एंशिएंट हिस्ट्री, आगे जाके हम देखेंगे इसके बारे में, बूदीहल, उसके बाद अमरी, कोट दीजी सिंध पंजाब के अंदर, मेघालय के अंदर गारो हिल्स, और तक्षशिला के पास पोर्टवर प्लेट्यू में सराई खोला। ये है, ठीक है, सारी की सारी आपकी न्यूलिथिक साइट्स। और अगर आपको ये जानना है ना, मेघालय में ये जो गारो हिल्स हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट में और कौन सी साइड थी, तो एक ये थी, मेघालय तो मत कहना, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में दाओजली हार्डिंग। इसके बारे में आई थिंक मैंने आपको तमिलनाडु में भी इसका जिक्र करा था। है ना। अब देखो, हम तीनों की अगर अब कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक एज, टाइम पीरियड 5 लाख टू 10,000 BC। हमने पढ़ा था ना श्रेया, सबसे ज़्यादा जो एरा है वो ये ऑक्यूपाई करता है पेलियोलिथिक, क्योंकि इसके अंदर फर्दर सब डिवीजन है किस किस की, लोअर पेलियोलिथिक, मिडल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक, है ना। फिर मीजोलिथिक एज 10,000 यहाँ पर ख़त्म हो गया, इसके बाद 10,000 टू 6,000 BC, और किसी किसी रीजन में कहाँ तक जाता था ये, 1,000 तक भी। लेकिन फिर भी चलो 6,000 को अगर पकड़ लें तो 6,000 से लेकर 1,000, सॉरी
यार ये नहीं जाता था, सॉरी सॉरी सॉरी, देखा नहीं मैंने उसको। 10,000 टू 6,000 BC, और ये 6,000 से लेकर, वैसे 6,000 नहीं, ये किसी की जगह पर 8,000 टू 6,000, और फिर हम कह सकते हैं किसी किसी रीजन में 8,000 टू 1,000 ऑल्सो। ठीक है, यानी कि कुछ तो ओवरलैपिंग फेज होगा। देखो कोई डेट तो होती नहीं, जैसे अब हम क्या बोल सकते हैं इस दिन एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो गई और 1 जनवरी इतने इतने BC से जो है वो क्या कहते हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हुई या मॉडर्न एज स्टार्ट हुई, ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पेलियोलिथिक को ओल्ड स्टोन एज, मेजोलिथिक को लेट या फिर मिडिल स्टोन एज, न्यूलिथिक को न्यू स्टोन एज। याद रखना इसी को लेट बोला जाता है, ओल्ड इसको, लेट इसको। दिस वॉज द एज एसोसिएटेड विथ पेलियोलिथिक हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। यहां पर हंटर्स और हर्डर्स थे, और यहां पर थे फूड प्रोड्यूसर्स, क्योंकि क्या डेवलप हो गया था, एग्रीकल्चर। अपना गुजारा कैसे करते थे पेलियोलिथिक एज के लोग, फूड गैदरिंग, हंटिंग और फिशिंग करके। ये भी एक प्री एग्रीकल्चर टाइम का एरा था, तो कुल मिलाकर जानवरों को चरवाकर, और कुछ हो सकता है कि उनसे डिराइव्ड मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर कर, और सेम वही चीज़ चल रही थी, हंटिंग गैदरिंग तो यहाँ पर भी चल रही थी। लेकिन न्यूलिथिक एज में कमाल की बात ये थी कि एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, लाइफ स्टॉक रेयरिंग तो हो ही रही थी, क्योंकि ये तो मेजोलिथिक एज में शुरू हो गई थी, हंटर्स और वो करके ये डेवलप हो गए थे। तो लाइफ स्टॉक रेयरिंग मतलब एक प्रकार से एनिमल हस्बेंड्री आप इसको कह सकते हो, और हंटिंग गैदरिंग यहाँ पर कंटिन्यूड थी। ठीक है, उसके बाद क्योंकि टोटल तरीके से एग्रीकल्चर पे रिलाय करे, इतना भी ज़्यादा कोई ऐसी भी एज नहीं आ गई थी, है ना, और ये तो काफ़ी सालों तक नहीं होता है। आज भी इतना कुछ जंगलों में होता है, लेकिन क्या ट्राइबल लोग आज भी क्या हंट करके नहीं खाते हैं क्या? बिल्कुल खाते हैं। गैदर नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। हंटिंग गैदरिंग तो चलती रहेगी। ठीक है, उसके साथ साथ चीज़ें डेवलप होती है। पेलियोलिथिक एज में किस प्रकार के स्टोन टूल्स देखने को मिलते हैं? रफ, क्रूड, क्रूड मतलब उबड़ खाबड़ से, कोई शेप नहीं है अच्छी थी, कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े और अनपॉलिश्ड। यहाँ पर थोड़े बहुत हल्के फुल्के कुछ पॉलिश स्टोन टूल्स बहुत हल्के से आते हैं, लेकिन छोटे साइज के आते हैं, उनको माइक्रोलिथ्स बोला जाता है। फिर भी ना यहाँ पर आप ना ये पॉलिश वर्ड को अगर चाहो तो ये अवॉइड करो यार। ठीक है, क्योंकि वो खासियत जो थी ना वो न्यूलिथिक एज की थी। पॉलिश एंड पेग्ड मतलब शेप अच्छी, शार्प एजेस, स्टोन टूल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें, सच एज सेल्ट। सेल्ट पता है ना, एक प्रकार का किसी भी चीज़ में हैंडल जिसमें जगह हो, जैसे ये, एक सेकेंड, इसको मैं सेल्ट कह सकता हूँ। ये पत्थर फिट हो रहा है ना इसके अंदर, ये सेल्ट है। along with needles, scrapers etc, scrapers, borers, आपको सारी चीज़ें पता ही है। यहाँ पर हमें किसके ट्रेजेस देखने को मिलते हैं, मतलब ये किस प्रकार की एग्जिस्टेंस थी? इट वॉज अ नोमैटिक एग्जिस्टेंस। इंसान घुमंतु था, एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था अपने सर्वाइवल के लिए। ये एक ट्रांजिशन स्टेज थी, पेलियोलिथिक एज के बाद काफ़ी कुछ यहाँ पर बदल गया। यहाँ पर भी इंसान थोड़ा थोड़ा, जैसे सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स थी, लेकिन यहाँ पर आया, यहाँ पर इंसान ने बताना शुरू करी एक सेटल्ड लाइफ। क्यों? बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, खाने पीने की व्यवस्था हो गई है, तभी तो जाकर एक जगह सेटल होगा इंसान। उसके बाद पेलियोलिथिक एज में इंसान के सर के ऊपर छत क्या थी, शेल्टर उसका क्या था? दे यूज टू लिव इन ओपन स्पेसेस, रिवर वैलीज के पास, केव्स में, रॉक शेल्टर्स में। ये सेमी परमानेंट और टेम्पररी सेटलमेंट्स में रहते थे। एंड न्यूलिथिक एज में पीपल स्टार्टेड लिविंग इन परमानेंट हाउसेज सच एज थैच हट्स, वही रीड्स और मड से बनी हुई। आर्ट एंड क्राफ्ट, अपर पेलियोलिथिक स्टेज में
कुछ हमें एविडेंस मिलते हैं कि इंसानों ने एनिमल फिगर्स की पेंटिंग करी ऑन केव वॉल्स, गुफाओं में, उनकी चट्टानों में, ठीक है। मेसोलिथिक एज में हमें अच्छी खासी आर्टिस्टिक स्किल्स लोगों की देखने को मिलती हैं। बड़ी सारी केव पेंटिंग्स जो है हमें सहरा में मिली हैं। स्नेक की पेंटिंग भी मिली है क्या? स्नेक भी मिले हैं क्या पेंटिंग में? नहीं, ठीक है, उसको समझा जाता है उस पैटर्न को, लेकिन वो सांप नहीं है। न्यूलिथिक एज में दे मेड पॉटरी, कार्व्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम वुड, बिल्ड शेल्टर एंड टॉम्स, ग्रेवयार्ड्स बनाए उन्होंने। और जैसे कुछ कुछ जगह पे क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ग्रेवयार्ड जो बने वो घर में भी बनते थे। अभी हमने पढ़ा ना साइट के बारे में, गुफकराल, जम्मू एंड कश्मीर। क्या कह रहे हो? ग्रेवयार्ड इन हाउस, यस। इनकी नॉलेज कहाँ तक सीमित थी? पैलियोलिथिक एज में इनको एग्रीकल्चर की या फिर एनिमल डोमेस्टिकेशन की या घर बनाने की या पॉटरी की कोई भी नॉलेज नहीं थी। बाद में लेटर स्टेजेस में इनको फायर की नॉलेज जरूर आई, ठीक है, आग की। और वो कैसे आई? सबसे पहले पहले लाइटनिंग, उसके बाद स्टोन फ्लिंट्स वगैरह वो करके चिंगारी जो निकलती थी उससे आग इन्होंने बनाई, है ना। कौन सी डेट थी वो? है ना, डेट कैसे हो सकती है श्रेया? उसके बाद मेसोलिथिक एज, दे बिगेन टू यूज कंट्रोल्ड फायर। कंट्रोल्ड फायर बेसिकली मतलब क्या कि दे मतलब जितनी आग की आवश्यकता है उतनी जला ली पत्थरों से या क्या कहते हैं चिंगारी वगैरह का इस्तेमाल करके। और फिर आपको पता है कि सिर्फ पत्थर भी नहीं, मैंने एक आपको वीडियो दिखाई थी यूट्यूब पे जाकर, अगर आपको याद हो, एक ऐसा लकड़ी का एक बेस रखकर और यहाँ पर एक दूसरी लकड़ी, इसको घुमाते रहना घुमाते रहना घुमाते रहना, फ्रिक्शन की वजह से इसमें धुआं निकलने लग जाएगा, फिर इसी से आग लेकर किसी और चीज में आग लगा देनी है। याद है ना? इनिशियल अपने लेक्चर्स में वो एनसीईआरटी तमिलनाडु में देखा होगा। श्रेय याद आ रहा है? नहीं, भूल गए? अरे वो कंट्रोल फायर इसलिए ना, पहले बताओ वो याद है जो अभी मैंने आपको बोला? अरे वो लकड़ी के डंडे को लेकर जैसे हम लोग लस्सी नहीं फेंटते हैं, जिससे वो ऐसे घुमाते 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 वो आग लगेगी नीचे फ्रिक्शन की वजह से, तो उसको डिस्कवरी वाला, हाँ, है ना। उसके बाद ये बियर ग्रिल्स, मैन वर्सेस वाइल्ड, है ना, दिखाया था ना मैंने उसके अंदर। तो वो फिर पहले तो वो घुमाते घुमाते लकड़ी से वो करेगा नीचे, फ्रिक्शन से वो धुआं जलाएगा, फिर उसके बाद किसी सूखी हुई ग्रासेस के अंदर वो फूक फूक के आग लगाएगा। तो वो कंट्रोल फायर ही थी, है कि जितनी जरूरत है उतनी वो फायर लगा दी, उसके बाद पानी डाल के बुझा दी। पहले ये लोग उल्लू की तरह देखते रहते थे, लाइटिंग हुई, आग लग गई, भाग रहे हैं। और ये लोग क्या मानते थे कि कुदरत शायद से हमसे खफा है, ठीक है। इन इन लेटर स्टेजेस दे स्टार्टेड टेमिंग एनिमल्स एंड इनिशिएटेड सम प्लांट कल्टीवेशन, लेकिन इतने बड़े स्केल पे नहीं जितना न्यूलिथिक एज में हुआ। यानी कि देख रहे हो, प्लांट कल्टीवेशन कुछ कुछ इन्होंने करा, क्योंकि इंसान उस टाइम पर ये तो देख ही रहा था ना। याद है मैंने बताया था कि कुछ बीजे कहीं पर गिर जाते हैं या कुछ सीड्स गिर गए कहीं पर, तो एकदम से कोई रूट्स और वो सब आ जा रहा है, ठीक है। बट स्टिल दे हैड नो नॉलेज ऑफ पॉटरी। लेकिन ये कहना एक क्रूअल फॉर्म होगा, क्योंकि पॉटरी के एविडेंसेस फिर भी हमें मिले हैं दो साइड्स में ना। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ये नहीं कि जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपने इसको शत प्रतिशत मान ही लिया, है ना। थोड़ा सा बस ये देखा करो कि हमने ऊपर क्या पढ़ रखा है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ये जो रेफरेंसेस टेबल होती है ना शॉर्ट की, ये ना इतनी मज़ेदार चीज़ नहीं होती है ये, क्योंकि आपसे गलती करवाने का स्कोप फिर भी रखती है। अब जैसे इसी को देख लो, न्यूलिथिक एज की एक एरा को देख लो, जैसे यहाँ पर, है ना। उसके बाद आप इसको देख लो, जैसे मेसोलिथिक एज में क्या रखे, इम्प्रूव्ड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। अरे कहाँ है भाई पॉलिश टूल्स यार यहाँ पर यार, है ना। उसके बाद
हाँ, ये इसको बोलना चाहिए कि जो क्रूड और रफ स्टोन जो थे अब वो नहीं थे यहाँ पर, अब वो अच्छी शेप और उसके बनने लग गए। उसके बाद यहाँ पर इंसान को न्यूलिथिक एज में नॉलेज मिली एग्रीकल्चर की एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स अलॉन्ग विद पॉटरी एंड सम मेटल्स। लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें, कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं, कोई ये वर्ड्स और साउंड्स और साइन लैंग्वेज यूज़ करते होंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन्होंने कुछ लेटर्स वगैरह वो सब लिखे, तो श्रेया वही वाली अपनी लैंग्वेज है ना, ठीक है, ऐसी करके बात करते होंगे। एंड दे बिगेन टू यूज, कह रही हाँ जी सर, दे बिगेन टू यूज लिटिल बिट ऑफ डेवलप्ड लैंग्वेज, क्योंकि कुछ सिंबल्स हमें किसी किसी साइड में मिले हैं। एंड यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड डेवलप्ड लैंग्वेज यहाँ पर न्यूलिथिक एज में, क्योंकि इसके बाद ही, बिकॉज ये प्रीकर्सर एक तरीके से किसका, साइट्स लाइक मेहरगढ़ किसका प्रीकर्सर एक तरीके से, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जहाँ पर प्रॉपर तरीके से हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न स्क्रिप्ट्स और वो सब देखने को मिली है। मतलब ये एक अनुमान ही है कि इंसान इस टाइम पर आपस में कॉन्वर्सेशन करना तो सीख ही गया था, है ना। तो कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे थे वो श्रेया? संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, देवनागरी, तमिल, उड़िया, है ना। ये किसी का बाप नहीं बता सकता, और अगर चलो पता लगा भी लिया तो उसको टाइटल नहीं दिया जा सकता। हाँ हाँ, धर्मशराज की तरह रहेगा वो, सही बात है। गैस करो बेटा, खड़े रहो। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। न्यूलिथिक एज को भी हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।